जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार का आज हमारा अगला टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा पहला पॉइंट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित होता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 श्रमिकों की पर्याप्त मजदूरी से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, रोक लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों को कार्य में लगाना प्रतिषेध है, रोक लगाता है। अनुच्छेद 24। अगला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ? 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में गठन हुआ था। अगला है यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। अगला है किस प्रकार का आदेश बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है? तो देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती। दूसरा है कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना। अगला है कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? तो बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्षों से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कितने वर्षों से कम होनी चाहिए? 14 वर्षों से कम बालकों के लिए। बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम है जैसे बालक नियोजन अधिनियम कब पारित हुआ? 1938 में। बाल श्रम अधिनियम 1986 में। कारखाना अधिनियम 1948 में। खान अधिनियम 1953 में। अगला है शिशु अधिनियम कब पारित हुआ? शिशु अधिनियम कब पारित हुआ था? 1966 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है कौन सा? शामिल है कि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा, बेगार अथवा बाल श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों एवं बच्चों को अनैतिक व्यापार, देव दासियों। ये सब किससे संबंधित है? मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 23 के तहत। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया था। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला पॉइंट है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान सम्मिलित हैं? तो पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। अगला है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 25 में की गई है। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होता है? तो मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमन किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं? वो है अनुच्छेद 27। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो 28 का 1, अनुच्छेद 28 के 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? तो उद्देशिका में है और अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अगला है भारतीय संविधान में अनुच्छेद
25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। अगला है पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? कि राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा, वो कोई भी धर्म हो। अगला है अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? तो लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। अगला है पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो यूएसए में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं? कुल कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है? तो वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था। अगला है संविधान में अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य क्या था? कृषि, भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रोन्नयन था। 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाला गया था? किन विषयों को? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1976 के संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। अगला है हमारा पॉइंट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। पहला पॉइंट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिबंध में हो? तो ये है अनुच्छेद 30 के 2 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटाकर विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? तो अनुच्छेद है 300 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 31 के खा के तहत। संविधान किन विधानों को अनुच्छेद 31 का संरक्षण प्रदान करता है? तो पहला है किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन, निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारी का निर्वाचन या उपांतरण, खनिज पट्टों का निर्वाचन या उपांतरण। अगला है ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 31 के खा के कारण। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? ये किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 31 के 1 में। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 12 के अध्याय 4 में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा था संवैधानिक उपचार को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय पूछे तो अनुच्छेद 32
उच्च न्यायालय पूछे तो अनुच्छेद 226। अगला है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम व उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करती हैं? तो कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा गया है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जो उससे शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? मैंडमस यानी कि परमादेश कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक होती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किस मामले में यह निर्णय आया था? तो केशवानंद भारती बनाम मामले में आया 1973 में। अगला पॉइंट है, मूल अधिकारों से संबंधित केस। मूल अधिकारों से संबंधित केस कौन कौन से थे? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस कब हुआ? 1950 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब हुआ केस? 1967 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ कब हुआ? 1980 में। अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? किस वाद में दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? भारत में नागरिक और विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त है मूल अधिकार, तो कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 14 जिसे कहते हैं विधि के समक्ष समता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के का में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 309 के तहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है, किस वाद में स्पष्ट किया गया था कि संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में। मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसकी अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो उच्चतम व उच्च न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं। किस वाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया गया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के वाद में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया? 1955 को। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। प्रमादेश रिट न्यायालय द्वारा किससे जारी की जाती है? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है प्रमादेश रिट। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार की रिट पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित रिट पर। प्रमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध। प्रमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग का अनुपालन के लिए। दूसरा है उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध। प्रमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वो प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हों।
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। इस वाद में 93 संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो अभ्यावेदन के अवसर का, अभ्यावेदन के अवसर का और गिरफ्तारी का आधार जानने का। संविधान की किस अनुसूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। 5 प्रकार के रिट का उल्लेख है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अगला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। अगली रिट है परमादेश। परमादेश रिट क्या होती है? हम आदेश देते हैं। परमादेश रिट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। अगली है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देना का अर्थ प्रकट होता है। ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। अगली रीट है 5वीं रीट है अधिकार परीक्षा। इससे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अगला है सेवा संबंधी मामलों में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? उच्च न्यायालय की शरण में। कौन सी रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं? 2 ही रिटें, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रिट। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट। कौन सी रिट विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण व प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण रिट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में। अगला है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त होता है? केवल संसद का। मूल अधिकार। मूल अधिकार फिर से पढ़ लेते हैं। मूल अधिकार जैसे समता का अधिकार है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। विधि के समझ समानता क्या है? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, रोकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत से संबंधित। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के का में क्या कहा गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, सुनने की स्वतंत्रता है। अगला है शांतिपूर्ण एवं निरुद्ध सम्मेलन की करने की स्वतंत्रता है। संगम यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है। खामा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण है, घूमने की स्वतंत्रता। अंगामा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का स्वतंत्रता है। अधिकार है चा को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 19(1) चा को लुप्त कर दिया गया है। अच्छा है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अगला है अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के का शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों में के नियोजन का प्रतिषेध है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 25 में क्या है?
अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अगला है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 से 30 तक। सांस्कृतिक है, जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की उपासना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 21 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन कब अब केवल कानूनी अधिकार यानी कि निश्चित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। अनुच्छेद 35 कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित विधान की संसद की विशेष शक्ति से संबंधित है। अगला हमारा टॉपिक होगा नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार। दोस्तों वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।